हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस। ठीक है, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 8वें क्लास का साइंस को इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप जाके आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर पढ़ना 2। देखिए, यह जो साइंस का पार्ट है, ये जो वीडियो है वो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए और साथ ही साथ पेपर और पेन लेकर ही बैठे। ठीक है, कॉपी और पेपर लेकर बैठे क्योंकि बहुत सारे पॉइंट को आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो लिखना होगा, उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, बता देंगे कि इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव कहते हैं किसे? तो भैया वह जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब जिन्हें देखने के लिए कुछ यंत्र की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है, जो जिसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा होती है। इसकी सतह पर सफ़ेद काले धब्बे ढक जाते हैं। इस धब्बों का आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है या कहाँ से आई है? ठीक है, उसके बाद देखिए, क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? अब उसके बाद इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं। बिल्कुल, जो मिट्टी और पानी होता है उसमें बहुत सारे अनंत सूक्ष्मकण जो है वो छोटे छोटे वो मौजूद होते हैं। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें कुछ जैसे कि ब्रेड पर लगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। देखिए, सूक्ष्मजीव को 4 वर्गों में बांटा गया। सूक्ष्मजीव को 4 वर्गों में बांटा गया है, इसको आप राइट डाउन कर लो। कौन कौन से है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, इस बात को आप लिख लें। फिर उसके बाद देखिए विषाणु भी एक सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। वे केवल परपोषी में ही गुणक करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे जंतु कोशिका में गुणक रहते हैं। विषाणु को समान रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, ये सब किसके द्वारा कौन रोग होता है इसका चर्चा आगे किया गया, ये सब चीज़ आगे मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना। बस यही है कि जो ऊपर देखे सूक्ष्मजीव वो आपको मिलेगा परपोषी में। ठीक है, तो ये जो विषाणु है ये इन सब रोगों का वाहक है। अब आगे अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। जो अतिसार और मलेरिया है ये आपको किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जबकि टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि ये तो मिल जाएगा आगे भी, लेकिन इसको लिख लो यहाँ पे। अतिसार मलेरिया ये आपका प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जिसको बोलते हैं ये जीवाणु से होता है। इसको आप लिख लो इस चीज़ को। आगे देखिए, इसका सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। देखिए, सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। तो यानी कि सूक्ष्मजीव है वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी। या बर्फीली शीत से उष्ण यानी गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं, यानी ठंडा हो चाहे गर्मी हो इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं, या मनुष्य रहित सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। देखिए, कुछ सूक्ष्मजीव है जो अकेले रहने की स्वतंत्र रह सकते हैं। उसमें का एग्जाम्पल कौन है? अमीबा। अमीबा ऐसा सूक्ष्मजीव है जो स्वतंत्र रह सकता है, उन्हें किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद है सूक्ष्मजीव और हम। देखिए, सूक्ष्मजीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है और कुछ अन्य हानिकारक है, जो रोगवाहक के रूप में होते हैं। तो सूक्ष्मजीव
जो है लाभदायक वाला भी होता है और हानिकारक वाला भी होता है। आगे यहाँ पे आपका है मित्रवत सूक्ष्म जीव, मतलब वो सूक्ष्म जीव जो आपके लिए फायदा कर रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीव का उपयोग है दही में, ब्रेड बनाने में और केक में किया जाता है। देखिए, प्राचीन काल से सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि की मृदा की उर्वरता की वृद्धि में किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब सवाल है दही और ब्रेड किस तरह से बनता है। देखिए, इसके बाद है कि दही होता है, दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। इस जीवाणु का याद रखना दही के लिए। दही में जो मौजूद सबसे इम्पोर्टेंट जीवाणु है वह लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो वह कौन सा जीवाणु है जो दूध को दही में बदल देता है, तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। इसको आप नोट कर लो। वह दूध में जन्म तथा उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, जिसको चीज़ बोलते हैं, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों में सहायक होता है। रवा, जिसको सूजी बोलते हैं, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठन दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिनमें इडली एवं डोसा बनता है। इसी कारण से वो फैलता है। ठीक है, आगे देखिए, जो आप कोई भी चीज़ स्पंजी है वो बनाते हैं तो किस तरह से होता है। देखिए, ईस्ट तीव्रता से जनन करके शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। जो भी चीज़ आटा में मतलब जो आटा अगर मैदा है या कुछ भी, उसमें अगर सोडा खाने वाला सोडा डालते हैं तो देखो क्या होता है कि उसमें तीव्रता से जब उसको बनाते हैं तो वो तीव्रता से उसमें शोषण होता है। ईस्ट जो उसमें डालते हैं वो शोषण कर रहता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित होती है और गैस बुलबुले के खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, जिससे वो क्या होता है, बुरबुरा हो जाता है। ये बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। अगला है सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। देखिए, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में इस द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से शराब बनाया जाता है। आगे है, देखिए, यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। किण्वन कहलाता किसे कहते हैं? तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसे किण्वन कहते हैं। इसको बिल्कुल राइट डाउन कर लो। किण्वन की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने किया? तो किण्वन की खोज सर्वप्रथम किया था लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने सन 1857 में इसकी खोज किए थे। इसको आप लिख लो आराम से। अब आगे के सूक्ष्मजीव को औषधि उपयोग किस तरह से करते हैं। देखिए, आप जब कभी भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक गोली के अथवा कैप्सूल दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इंजेक्शन देता है या तो गोली दे देता है। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इन प्रकार औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक का एक ही काम है कि रोग जो उत्पन्न करने वाला जो कीटाणु है जो उसको क्या कर दो, या तो मार दो या तो उसकी जो वृद्धि है उसकी दर को रोक दो, तो उसी से आपका तबीयत ठीक हो जाएगा। आजकल देखो क्या हो रहा है, आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियाँ का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवाई का नाम है, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन ये समान रूप से उपयोग किए जाने वाले
एंटीबायोटिक है, ठीक है, प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। तो एंटीबायोटिक जो है उसको बनाने का जरिया क्या है, तो जीवाणु और कवक, ठीक है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करने के लिए प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग के लिए लाए जाते हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा देख लो। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये नाम बिल्कुल याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग का फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने यह पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं तथा ये पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बन गई। तो पेनिसिलिन की खोज कौन किए थे, ये रहे आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस बात को लिख लीजिए 1929 में। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट है पशु आहार में, कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, यानी पशुओं के आहार में भी प्रतिजैविक को डालते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना होता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों को रोग को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। देखिए एक बात का ध्यान देना है कि कोई भी बीमारी है तो आप अपने मन से एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, इसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है। ये इसके बारे में आपको बताया गया है, इसको देख लो। उसके बाद क्या आता है, वैक्सीन और टीका। देखिए जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार क्या करने लगती है, लड़ने लगती है, उसी के अनुसार आगे लड़ने लगती है। अब उसके बाद रोग कारक को उसके बाद नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक जीवाणुओं से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका कार्य करता है, यानी कि वैक्सीन काम करता है। अगर कोई देखो वैक्सीन होता क्या है, तो बेसिकली जो वैक्सीन डालता है उसमें आपको जिस रोग से लड़ना होता है उस रोग के प्रतिरक्षी के रूप में क्या करते हैं, हम उसमें पहले ही प्रवेश कर देते हैं ताकि हमारा शरीर क्या हो, डेवलप हो जाए, उससे लड़ने की ताकत अपने आप पैदा हो जाए। इस कारण से उस बीमारी छुट्टी होगी, क्योंकि वो उसका अगर जीवाणु आएगा तो हमारे शरीर पहले से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। अब देखो इसमें एक शख्स है जिसका नाम है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने चेचक के टीके की खोज किए थे। चेचक के टीके की खोज कौन किए थे, एडवर्ड जेनर। इसको लिख लो, ये कब किए थे, 1798। चेचक की खोज हुआ था 1798 में इसके टीके का खोज। आपने बचपन में आपको भी अनेक रोगों से सुरक्षा करने के लिए टीके यानी वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों को सूची तैयार कर सकते हैं? इनके लिए आप अपने माता पिता से मदद लें। सभी बच्चों को इस रोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपस्थित है और उपलब्ध है। बच्चों को पोलियो के बचाने के लिए आपके टेलीविजन पर समाचार पत्रों में पोलियो का टीकाकरण, यानी कि बच्चों का जो टीकाकरण है वो आपका हॉस्पिटल में फ्री में होता है। आप लोग बिल्कुल इसके लिए एक्टिव रहिए, बच्चों को भेजिए हॉस्पिटल में जाकर फ्री में इसका टीका ले लें। देखिए आजकल सूक्ष्मजीवों के टीके उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। इसके लिए मनुष्य जंतुओं को रोग से बचाता है। अब आगे है कि मिट्टी के उर्वरता में वृद्धि किस तरह से जीवाणु से होते हैं। ये कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा इसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्य जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब आगे देखिए कि पर्यावरण का शुद्धिकरण। देखिए इससे जीवाणुओं की सहायता से पर्यावरण का शुद्धिकरण किस तरह से होता है। देखिए जब कोई भी वेस्टेज चीज़ होता है, वेस्टेज चीज़ जो फालतू चीज़ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह गड्ढे में इकट्ठा करते हैं। अब वो आपस में क्या होते हैं, उसमें जो क्रिया होती है उस क्रिया के फलस्वरूप वो किस में बना जाती है, वो एक फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक में परिवर्तित हो जाती है, जिस कारण से यहाँ पे पर्यावरण का क्या हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, इसी का चर्चा आगे यहाँ पे किया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्मजीव। मतलब अभी तक तो देखे थे वो सूक्ष्मजीव जिससे हमको फायदा हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्मजीव है जो कि रोग के लिए कारक होते हैं। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले से सूक्ष्मजीव को रोगाणु कहते हैं, यानी रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े के वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग आइए देखते हैं।
आगे आपका है मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव। देखिए मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग को एक संक्रमित व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायी के संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों का कुछ उदाहरण जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग, ये जो है वो आपका संपर्क में आने से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। इस रोग का लिस्ट बना लीजिएगा। देखिए जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति अगर छींकता है तो सूक्ष्म जीव है वो वायु के बूंदों में आपको चला जाता है। ठीक है, जो हजारों रोग कारक वायरस जो होता है वो वायु में आ जाते हैं। या वायरस श्वास के साथ ले जाने वाले वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे आप भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। उसके बाद देखिए कुछ आपका कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीव के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अवशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर के चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का रूपांतरण संभव है, जो कि व्यक्ति ऐसा दूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढककर रखा जाना चाहिए। देखिए बिना ढके हुए भोजन अगर आप बिना ढके हुए भोजन करते हैं, ठीक है, खाने से आपको बचना चाहिए। मादा इसमें आता है आपका मादा एनोफ्लिज मच्छर जो है इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर फ्लेगमोडियम माने मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का सहायक है। ठीक है, डेंगू के किसके काटने से होता है, कौन सा मच्छर काटने से होता है, तो आपका कौन है, मादा एडिस नर नहीं, मादा एडिस। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, इसके लिए आगे आपको दिया गया है। देखिए सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायर एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल की एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा करने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों को सूची बनाने का प्रयास कीजिए और मलेरिया को फैलने से रोकिए। देखिए आगे है कि कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव जिसके कारण कौन से रोग होते हैं, इसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। देखो पेन आप ले चुके हैं, कॉपी ले लीजिए और इसको लिख लीजिए और बिल्कुल याद कर जाइए, क्योंकि एग्जाम में यही से तो सवाल बनता है। ठीक है, तो देखिए क्षय रोग हो गया, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, इस सब के सब किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। सबके सब वायरस के द्वारा होता है। संचरण का तरीका क्या है, वायु या सीधे संपर्क में चिकन पॉक्स होता है, वायु या जल से पोलियो होता है। ठीक है, अब इसमें बचाव का उपाय क्या है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों के से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण कर देना, ये इसका आपका बचाव का तरीका है। तो ये आपको जीवाणु वायरस। तो क्षय रोग है वो होता है किससे, जीवाणु से। क्षय रोग जीवाणु से, अब बाकी यहाँ खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये तीनों के तीनों होता है क्या चीज़ से, वायरस से। ठीक है, तीनों के तीनों वायरस से होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है हैजा भी होता है जीवाणु से। हैजा टाइफाइड दोनों जीवाणु से, हैजा टाइफाइड दोनों जीवाणु से होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस से, मलेरिया प्रोटोजोआ से, यानी मच्छर काटने से मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से आपका होता है। आगे आपका जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। देखिए अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, परंतु उनमें जंतुओं में भी रोग के कारक आपका वायरस होता है। रॉबर्ट कोच जो थे सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जिसे एंथ्रेक्स रोग का कारक है। कौन सा, बेसिलस एंथ्रेसिस, इसकी खोज किए थे रॉबर्ट कोच ने। अब इसके बाद जंतुओं में उत्पन्न करते हैं, उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशी दोनों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय के खुर में मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। खुर में जो होता है रोग, चाहे मुंह का रोग होता है, वो वायरस के द्वारा होता है गायों में।
पौधों में रोग उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव, देखिए अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, चना, संतरा के सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है और इसको आगे देखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट है आपको सूक्ष्मजीव द्वारा पौधों में होने वाले कुछ रोग है जिसका लिस्ट है, इसको भी आप एक लिस्ट बना लो, ठीक है। देखो नींबू कैंकर ये जीवाणु द्वारा होता है, नींबू कैंकर जीवाणु द्वारा होता है, संचरण तरीका है वायु। गेहूं की रस्ट जो होता है रोग वो कवक के द्वारा होता है, गेहूं का रस्ट कवक के द्वारा होता है, ये फैलता है वायु एवं बीज से। और नेक्स्ट है आपका उसके बाद भिंडी की पीत है वो वायरस के से होता है, एक कीट्स की सहायता से फैलता है। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग के बारे में। देखिए एक मित्र उसके पार्टी आमंत्रित करता है, वो ज़्यादा खा लिया होगा, घर लाने पर उसके बहुत उल्टी लगने लगती है, उसे अस्पताल ले जाता है, उसका कारण बताता है कि आपका हो गया है फूड पॉइजनिंग। अभी फूड पॉइजनिंग होता क्या है देखिए सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकता है, यानी कि आप जो दूषित भोजन करते हैं सूक्ष्मजीव द्वारा अगर वो खा लिए तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं। इनके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उनकी जान भी जा सकती है। तो यह जो आवश्यक एक चीज़ है कि आप अपना भोजन को संदूषित होने से बचाएं, मतलब दूषित होने ना दें, इसको ढक के रखें, ठीक ढंग से रखें और सही ढंग से खाएं। अगर जैसे ही पूरा ज़्यादा समय हो जाए तो उसको छोड़ दें, मत खाएं। खाद्य परिरक्षण, देखिए अध्याय में हमने खाद्य बीजों को परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर का परिरक्षण किए किस प्रकार करते हैं। आप जानते हैं कि खुले में नम स्थान पर रखी ब्रेड कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन की संदूषित कर देते हैं। संदूषित यानी प्रदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, यह इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप जो है वो उसमें भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन को संदूषित कर रासायनिक अभिक्रिया है। पहले से कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई, बादों से देखा कि वो सड़ गए, परंतु वह जानते हैं उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है या भ्रमित है। आइए हम इस परिरक्षण को कुछ देखें। देखो आम अगर मार्केट से लाते हैं तो सड़ जाता है, वही उसका अचार बनाते हैं तो काफ़ी सालों तक कुछ नहीं होता है। इसका क्या कारण है उसको आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपका है रासायनिक उपाय, मतलब परिरक्षण का रासायनिक उपाय क्या है। देखिए नमक एवं खाद्य तेल ये ऐसा चीज़ है जो सूक्ष्मजीव को वृद्धि होने से रोक देता है सामान्यतः, अतः इन्हें परिरक्षण के रूप में उपयोग करते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं, इससे सूक्ष्मजीव की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटावाइल्सफाइट सामान्य परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इस रसायनों का उपयोग संदूषित बचाने के लिए करते हैं। देखिए इस लाइन को आप लिख लीजिए, जो हम बोलते हैं जैम एवं स्क्वैश को संदूषित करने के रोकने के लिए उसमें हम लोग सोडियम मेटावाइसल्फाइड को या तो बेंजोएट को सोडियम बेंजोएट को मिला देते हैं। तो इस दोनों चीज़ को याद रखना, सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटावाइल्सफाइट ये दोनों को मिलाते हैं जैम या स्क्वैश में, जिससे वो संदूषित होने से बच जाए, मतलब वो खराब होने से क्या हो बच जाए। देखिए उसके बाद है नमक द्वारा परिरक्षण कैसे करते हैं। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली को परिरक्षण करने के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक में ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली परिरक्षण के लिए किया जाता है। जब अचार बनाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं जिससे कि वो खराब ना हो। आंवला में भी वही करते हैं, इमली में भी वही करते हैं। मछलियों को बीच में उसको डाल देते हैं ताकि मछली भी खराब नहीं हो। चीनी द्वारा परिरक्षण, देखिए जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, वह संदूषित करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो चीनी भी डाल के इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, देखिए तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषित करने से बचाने किया था। अचार में तेल डालते हैं इसलिए क्योंकि वो खराब ना हो, क्योंकि जब तक अचार के अंदर तेल रहेगा वो बिल्कुल खराब नहीं होगा। इनमें जीवाणु को जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तेल में जीवाणु है वो जीवित नहीं रह सकता है। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि से किया जाता है। गर्म एवं ठंडा करना, देखिए अपने माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा, उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपना
भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि सूक्ष्मजीव की वृद्धि से क्या होता है, रोकता है। रेफ्रिजरेटर में कोई चीज़ खराब नहीं होता है, कारण क्योंकि रेफ्रिजरेटर है ना वो बहुत ठंडा होता है ना, जिसके कारण से उसमें सूक्ष्मजीव की वृद्धि से वो क्या कर देता है, रोक देता है। अब देखिए थैलियों में आने वाला दूध जो आप बोलते हैं पौष्टिकृत दूध होता है, मतलब जल्दी खराब नहीं होता है, इसका क्या कारण, देखिए पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वह सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीव को वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज कौन किए थे, लुई पास्चर। पौष्टिकरण की खोज किए थे लुई पास्चर ने, इसको भी आप लिख लो कॉपी पे। भंडारण एवं पैकिंग, आजकल मेवे तथा सब्जियों भी वायुरोधी सील किए गए हैं, पैकेटों में भेज जाते हैं जिसमें सूक्ष्मजीव से सुरक्षा मिलती है क्योंकि उसमें वायु रहता ही नहीं है तो सूक्ष्मजीव की वृद्धि होगी ही नहीं। उसके बाद है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए आपने एक अच्छा राइजोबियम पर जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा। जो लेग्यूम पौधों यानी कि दलहन जो पौधा होता है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधों को ग्रांथियों में रहते हैं, जैसे सेम मटर जो एक सहजीविता है। कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको अच्छा होगा कि यह कैसे संभव है, आइए हम इसके विषय में आगे देखते हैं। देखिए आगे हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वो सीमित क्यों रहता है, तो उतना ही रहता है, क्यों घटता क्यों नहीं। देखिए हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि मिट्टी में जो उपस्थित जीवाणु है वह नीले जो हरे शैवाल है उसका वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है जहाँ पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं, उसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक के संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु से प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त कर लेते हैं। मतलब पृथ्वी से पौधा में गया, फिर पौधा से जो खाया उसको उसमें गया, फिर पौधे एवं जंतुओं की जब मृत्यु हो गई तो फिर उसके बाद फिर से मिट्टी में मिल गया। तो देखिए मिट्टी से पौधा जो खाया उसमें गया, फिर फाइनली वो मर गया, मिट्टी में मिल गया, तो मिट्टी से गया फिर मिट्टी में ही मिल गया। इसी कारण से जो नाइट्रोजन चक्र एक सर्कल पूरा बन गया। इस कारण से इसको बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र, जिससे कि नाइट्रोजन की मात्रा सीमित होती है जो पौधे द्वारा अपना उपयोग होता है। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों का नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। अब यहाँ पे यही चीज़ को एक फिगर के द्वारा देखिए समझाया गया है। देखिए यहाँ पे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ठीक है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, अब यहाँ से क्या हुआ कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु नीले हरे शैवाल को स्थिरीकरण हो गया, फिर ये चला गया जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में बदल गया, फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक हो गया। फिर उसके बाद जीव जो क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए मिट्टी में था, पौधा अवशोषित कर लिया, जंतु उसे खा लिया, फिर उसके बाद वो मृत्यु उसकी हो गई, फिर मिट्टी में वापस चल गया। तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा क्या लग गया, चक्र, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। चलिए देखिए आगे आपने क्या सीखा। देखिए सूक्ष्मजीव जो है वो अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इतना छोटा सूक्ष्मजीव होता है। सूक्ष्मजीव का मतलब ये होता है या बर्फीली शीत मौसम, उष्ण झरनों यानी गर्मी में, मरुस्थल में, दलदल में, हर जगह ये आपको मिल जाएगा। सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे, जंतुओं में शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ठीक है। विषाणु इससे अलग है लेकिन फिर भी इसी वर्ग के सम्मिलित किए जा सकते हैं क्योंकि ये भी एक तरह का सूक्ष्मजीव है। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतुओं के गुणक होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो है वो जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे, जंतु अवशिष्ट,
को अपघटित कर सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं। उसके वातावरण को क्या करता है, शुद्ध करता है, मतलब उर्वरक इससे ही बनता है। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोगों का उत्पन्न करता है। प्रोटोजोआ जो है अतिसार और मलेरिया अगर रोग को कौन उत्पन्न करता है, प्रोटोजोआ। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन का विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लैग्यूम पौधों को जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता की वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों का नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देती है, जिसका विमोच वायुमंडल में होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सारे पार्ट को यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, तो ये था आपका इस वीडियो का एंड। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर जो एक्सरसाइज 2 है क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का, वो यहाँ पे समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके चैप्टर 3 पे डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ भी छोटे छोटे टॉपिक जो चीज़ें होती है उसको आप राइट डाउन कर लो, क्योंकि बार बार इतना सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होता है, जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें आपका ऑप्शन वाला में वो आपका आसान से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखने के लिए धन्यवाद।